अगर आप सभी लोगों को यूजीसी नेट या पीएचडी से रिलेटेड और अच्छी अपडेट्स चाहिए और ज्यादा अपडेट्स चाहिए तो ऑफकोर्स जेआरएफ अड्डा और पीएचडी अड्डा चैनल पर तो मैं लाती हूँ यूट्यूब पे। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है अदिति_जेआरएफ अड्डा। यहाँ पर भी मैं आप सभी लोगों के लिए पीएचडी से रिलेटेड, स्टाइपेंड से रिलेटेड पोस्ट रेगुलर डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं रिसर्च गाइडेंस के लिए। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि मेरा कंप्लीट बैच चलता है फॉर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। उसके अंदर पेपर 1 भी इंक्लूडेड होता है। कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी रिक्वायर्ड होता है, कंप्लीट आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है, लाइव क्लासेस के बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाती है आपको। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आपको मिल जाते हैं। नोट्स आपके पास डिलीवर हो जाते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट है, यानी हर एक चीज टाइम टेबल के साथ, स्टडी प्लानर के साथ जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है वो सब आपको जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में मिल जाती है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है टीओसी कंपाइलर का, तो अगर आप सब लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो हम लोग टीओसी कंपाइलर पढ़ना शुरू करेंगे। आप मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले उस टॉपिक का आप लोगों को बेसिक पढ़ना है ना। वो बेसिक आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर आप जो है वो उसके बेसिक्स पे जाओ, यानी कि अब आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, ये आप लोगों का स्टेप नंबर 1 है, जिस पर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने क्या करना है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको उसके क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन में डिवाइड करना है। ये जो चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन के लिए आप लोगों को उसको थ्योरी वाइज पढ़ना है बेसिक से। जब आपका ये बेसिक कवर हो जाएगा तब आपको उसे एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। एक साथ सब कुछ नहीं करना है। जब आप उसे एडवांस थ्योरी लेवल पर पढ़ लिए हैं तो दोबारा से आपको क्या करना है, दोबारा से आप लोगों को उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 एंड दिस इज योर लेवल 4। अगेन सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब ये हो जाएगा तब फाइनली आप अपने 5th स्टेप पर आओगे और वो होगा आप लोगों का मॉक टेस्ट, यानी कि अब आपको उसका क्या करना है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक जो है अब आपको वो सॉल्व करना है। ये जो है ना, ये जो है, ये आप लोगों का पूरा सिस्टम जो है वो चलना चाहिए। इसी में मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करना भी बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों की नोट्स मेकिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो नोट्स में हमेशा याद रखना, जितना हो सकता है उतना फ्लो चार्ट बनाओ, जितना हो सकता है उतनी टेबल्स बनाओ, क्योंकि आईसीटी के अंदर बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, मेमोरी के टाइप्स याद करने पड़ेंगे, आपको मेमोरी की यूनिट्स याद करनी पड़ेगी, फाइल एक्सटेंशन याद करने पड़ेंगे, एक्सेल के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सो आप सभी लोगों को याद रखना है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो एक जगह लिखने हैं, सारे के सारे टेबल्स जो है वो आपको एक जगह लिखने हैं, सारे के सारे एक्सटेंशंस जो है वो आपको एक जगह लिखने हैं, है ना। टेबल्स ऑफ प्रोटोकॉल बोल रही हूं मैं, वो आपको सबको एक जगह लिखने हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलेस, प्रोटोकॉल्स, एक्सटेंशन के साथ साथ बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद करनी होती है, वो आपको पढ़ने हैं। तो इन सबको आपको बेसिक से एडवांस लेवल पर नोट मेकिंग में साथ में चलना है। एडवांस लेवल पर जब आप आओगे ना तो आप सभी लोगों को क्या सीखना है, आप सभी लोगों को एप्लीकेशन सीखनी है, एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। अब उसकी एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में वो कहाँ पे यूज हो रहा है, प्रैक्टिकली वो क्या क्या कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है कि मैम मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। कहाँ अप्लाई हो रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, मेडिकल साइंस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका क्या काम है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या कर रहा है। इस तरीके से एडवांस में मतलब एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक द होल जर्नी बिगिंस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इट एंड्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट आपको ये बीच का पार्ट मिस नहीं करना। नोट्स बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं यहाँ पर बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाने की बात करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस हो जाती है। अक्सर हम लोग पीडीएफ पर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी किताब पर डिपेंडेंट रहते हैं। मेरे हिसाब से नोट्स बना के पढ़ाई करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। और जो आपके नोट्स होते हैं उनको बनाने का तरीका होता है कि आप सभी लोग अपनी नोट्स के अंदर कभी भी पैराग्राफ मत लिखो। अगर आप उसमें पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप ये गारंटी मान के देखो कि आप 2 बार 3 बार उसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। आप दूसरी बार पढ़ते हुए भी उसमें आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार, ठीक है यार, क्योंकि किताब
के जैसे अगर नोट्स बन रहे हैं तो नोट्स का कोई मतलब नहीं होता है। नोट्स के अंदर टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें, और हमेशा अपनी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। जब भी आप नोट्स खोलो ना तो एकदम आप सभी लोग रिफ्रेश हो जाओ कि हाँ यार मैंने इस क्लास को देखा था, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। तो पिक्टोरियल नोट्स जो होते हैं वो आपके बेस्ट होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं भी नोट्स बनाती हूँ, वही चीज बोर्ड पे लिखती हूँ। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो, किसका क्या टाइप है, किससे कौन सा वर्ड रिलेटेड है, उसका और क्या सिनोनिम हो सकता है, क्या सिमिलर वर्ड्स या क्या एंटी वर्ड्स हो सकते हैं, वहीं पर इस तरीके से लिखो और पिक्चर बना बना के लिखो। क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहले बात, ह्यूमन माइंड जो होता है वो पिक्चर्स को ज्यादा याद रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब आप अपने हाथ से कोई चीज लिखते हो, जब अपने हाथ से नोट्स बनाते हो एग्जाम टाइम के अंदर, क्योंकि आपने खुद से ये चीज लिखी है, आपके ज्यादा सेंसेस इसके अंदर लगे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हमने ये चीज पढ़ी है, जितने ज्यादा सेंसेस आपकी लर्निंग प्रोसेस में लगते हैं उतनी अच्छी आपकी लर्निंग रहती है। किसने बोला था ये, किसी को याद है क्या, कि जितने ज्यादा सेंसेस आपकी लर्निंग में लगते हैं उतनी अच्छी लर्निंग आपकी होती है? ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से थ्योरिस्ट ने दिए थे, किसी को याद है? ठीक है। और ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना ज्यादा आप अच्छे से लिखोगे, जितना बार आप लोग उसे रीड करोगे, क्योंकि एक तो आपने शॉर्ट में लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है, इवन मैं तो इंग्लिश के अंदर लिख लेती, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस के नोट्स लिखे हैं, अपनी हैंडबुक के अंदर भी मैंने वो चीजें यूज करी है। तो इससे होता ये फायदा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ट्रेन रहता है। तो जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, उससे रिलेटेड कोई टर्म पढ़ते हो, तो एकदम से आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्जाम के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका मेरे हिसाब से पिक्टोरियल ही होता है। आप सब लोग भी प्लीज अपने अपने नोट्स इसी तरीके से बनाएं, और कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैम हमको ये समझ में नहीं आती कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपके पास में डिस्ट्रैक्शन है और आपके पास में टू मच चॉइसेस हैं। जब टू मच चॉइसेस होती है तो आदमी वैसे ही कंफ्यूज होता है, क्या चूज करे क्या नहीं चूज करे, और इस कंफ्यूजन के अंदर आपका एक महीना कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑनेस्ट फैक्ट बता रहे हो, जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है ना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या है, समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे वीडियोस देखो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, सेल्फ एनालिसिस करो, अपना पेपर बैठो खोल के देखो और खुद देखो कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन। और सबको इतना पता होता है कि ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का है, ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का नहीं पता है, जाके गूगल पे सर्च करो, जाके यूट्यूब पे सर्च करो, टॉपिक का नाम ही लिख दो, टॉपिक के नाम से आप लोगों के पास में बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, उस वीडियो के ऊपर उसका यूनिट लिखा होगा, तो आपको यूनिट मार्किंग करनी है कि इस यूनिट से ये सवाल था, इस यूनिट से ये सवाल था, इस यूनिट से टोटल इतने सवाल थे, इस यूनिट से टोटल इतने सवाल थे। ये आप कर लोगे, अपने अपने पेपर के लिए तो कर सकते हो, जेनेरिक वीडियोस तो आप लोगों के लिए आते ही हैं, कर लिया। अब मैं ये कह रही हूं कि इससे आपका एक महीने का समय बचेगा, नहीं तो आप जितने वीडियोस देखोगे उतना माथा खराब होगा, उतने हजारों पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और सब अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हम कैसे अपना समय बचा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ में मैंने फेस करी है वो क्या आती है कि हमको ये चलिए ठीक है समझ में आ गया, इस यूनिट से ये पढ़ना है, उस यूनिट से पढ़ना है, पर ये नहीं समझ में आता कितना डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि एनटीए तो बहुत ही प्यारे हैं, उन्होंने तो सिलेबस में लिख दिया इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स। अब इंटरनेट खुद इतना बड़ा है मैम, उसमें कैसे पता चलेगा कितना डीप जाना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, किसी टॉपिक को कितना लेंथ वाइज या डेप्थ वाइज लेके जाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को हमारे प्रीवियस 5-6 साल के पेपर्स प्लस हम लोगों को ट्रेंडी जो आप लोगों के टॉपिक्स है उसके ऊपर बात करनी होगी। जैसे इस बारी आपके ज्यादातर जो करंट अफेयर है ना, उन करंट अफेयर को रिलेट करके स्टैटिक क्वेश्चंस बने हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैंने जब पेपर एनालाइज किया तब मुझे ये चीज समझ में आई। पेपर एनालिसिस के साथ में जो आप लोगों का आसपास का एनवायरमेंट होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। जाहिर सी बात है, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो एप्टीट्यूड सिर्फ किताबों को पढ़ के नहीं आता है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट देखो, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो कि यार एग्जामिनर ऐसा पेपर बना क्यों रहा है, क्यों पूछ रहा है ऐसी सारी चीज, क्या पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, दोनों का सोल्यूशन देने की कोशिश करी है, गो टू एक्शन देने की कोशिश करी, होता है नहीं होता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये आता है कि जो आपके एसोसिएट लेवल वाले बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों का ये कॉमन सवाल होता है, मैम मैं 3-4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ या 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा नहीं हो रहा है सिलेक्शन, या मेरा नहीं बन रहा है, इतना ही स्कोर बनता है, पिछली बार इतना स्कोर बना था, इस बार इतना स्कोर बन रहा है। ये डाउट बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जिन जिनको ऐसा लगता है कि जो मेरा स्कोर है वो मेरा बेस्ट यही स्कोर आ रहा है, मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से उनको नंबर ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज करने चाहिए,
उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये जो बच्चे हैं ना, मैं फिर कहती हूँ, इनसे और इनसे ज्यादा इन वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? जो पढ़े हो या जो थॉट प्रोसेस आपने किसी टॉपिक की बनाई है, शायद वो गलत भी बनी हुई है, तो आपको पहले उसको हटाना पड़ेगा और फिर नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इन बच्चों के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी है। एक खाली पेपर पर, एक खाली पन्ने पर लिखना बहुत आसान है, पर एक लिखे हुए पन्ने को मिटा के दोबारा से उस पर कुछ लिखना बहुत मुश्किल होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये वो बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा ही है, वो बेसिक से ही पढ़ेगा, रिस्पेक्ट करेगा टॉपिक की भी और टीचर की भी, कि हाँ कुछ अच्छा वो सिखा रहे। ये और ये वाले जो है ना, वो थोड़ा क्या है, जिनके ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है और लिखी हुई चीज पर मुझे फिर थोड़ा कुछ आगे कंटिन्यू करना है या मिटा के कुछ नया लिखना है, तो वो ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप बच्चों के लिए क्या जरूरी है कि अपना ईगो कम करना है और अपने आप को दोबारा से ये समझाना है कि नहीं यार, शायद तुझे और पढ़ना है, शायद तेरी और गलती है। 3-4 अटेम्प्ट तूने दिया है, तो 3-4 अटेम्प्ट में एक पैटर्न होगा जिसमें आप पर्टिकुलरली गलती कर रहे हो। शायद आपको उस पैटर्न को बदलने की जरूरत है, पढ़ने के तरीके को बदलने की जरूरत है। नेचुरल इंस्टिंक्ट किसी इंसान का बदलना नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि सुबह की जगह शाम को पढ़ना शुरू कर दे, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। किसी एक टॉपिक को देखने का नजरिया शायद बदलना पड़ेगा। शायद आप लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो आप ट्रिक लगा रहे हो, शायद वो आपको बदलने की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप कर रहे हो उससे ज्यादा करने की जरूरत है। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते दिन में, शायद 15 करने की जरूरत है। तो ये वो वाला सिचुएशन है। एंड देन आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाला बच्चा ये वो बच्चा है जो मेरे हिसाब से डीमोटिवेट होना इसका बनता भी है। ये ठीक कर रहा है, इसने पढ़ा भी ठीक से है, नोट मेकिंग भी ठीक से करा है, सब ठीक किया है, कट ऑफ नहीं पार कर रहा है। देखो यहां पर एक तो हो गया लक फैक्टर जो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जैसा मैंने कहा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है आपने सब पढ़ लिया, सब अच्छे से पढ़ा है, नोट्स भी अच्छे से बनाया, रिवाइज भी अच्छे से किया है, बट एग्जाम में जाके मैम जो आपका एप्लीकेशन है ना वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है ना, ये मियरली क्या है, प्रैक्टिस का गेम है। आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। ये नहीं सोचना है कि हम लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपको अभी से लगानी है। पिछले 10 साल के पेपर का बुलिंदा निकाल दो और शुरू हो जाओ, दोबारा से निकालो। और इसमें आपको लेजीनेस नहीं रखना है, लगातार क्वेश्चंस निकालते चलना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे, अच्छी बात है ना, वो क्वेश्चन आपने पहले निकाला है, अगर पहले 2 मिनट में निकाला था तो अब भाई तेरे को आता है तो 1 मिनट में निकाल, समय ही तो कम लगेगा। जितना ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिस यहाँ पर मुझे लगता है कि होता है। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको क्यूमुलेटिवली समझाना चाहती थी वो मैं समझा पाई हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी बातें जो है वो समझ में आई होगी और क्लियरली दिखा होगा कि क्या है कैसे है। ठीक है, अब जो और गलतियां जो मैंने लिखे भी हुए हैं, ये कमेंट्स ही हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। देखो ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो ये भी कमेंट करते हैं मैम कि हम जो है ये चीज बाद में पढ़ लेंगे, ये चीज बाद में पढ़ लेंगे। जैसे ज्यादातर बच्चे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पेपर 2 का सिलेबस बड़ा है, तो पेपर 2 से शुरू करते हैं और जो आप लोगों का पेपर 1 होता है उस बेचारे को कर देते हैं नेग्लेक्ट। और ये जो पेपर 1 है यही एग्जाम के अंदर बैंड बजा देता है। अगर आपके साथ में भी ये गड़बड़ हो रही है, आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से ये आपको नहीं करना है। पेपर 1 भले ही आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, मतलब कुल मिलाकर होता है ना रेयर और कॉमन, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, चाहे 10,000 बच्चा पेपर दे रहा हो, चाहे आपके सब्जेक्ट में 70,000 बच्चा पेपर दे रहा हो, आज के टाइम पर पेपर 1 सभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। 90% स्कोर अगर आप पेपर 1 में कर लेते हो तो सोचो ना कितनी हेल्प मिलती है। मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया, मैंने बोला 200 नंबर लाने। भाई 200 नंबर के लिए पेपर 1 के अंदर तू 30 नंबर ला रहा है, तो यहां पर ये सोच रहा है कि तुझे 170 लाने पड़ेंगे। अगर तू यहीं पर 60 लेके आएगा तो तेरे लिए ऑलरेडी ये चीज जो है वो कम हो जाएगी, तेरे को 140 लाना पड़ेगा। अगर तू यहां पर ट्राई करे और 80 नंबर ले आए तो भाई 120 ही लाना पड़ेगा। तो आपको आपका कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेपर 1 को अगर आप नेग्लेक्ट करो, जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट से हमेशा ये डाउट रहता है, हमेशा कंप्लेन रहती है उनसे ये चीज की कि वो पेपर 1 नहीं पढ़ते हैं। अभी जब आया ना तो सबके स्कोर्स मैंने पूछे, भाई किसके कितने कितने स्कोर आए, और सबने मुझे बताया इतने इतने स्कोर आए हैं। और मैं फिर कहती हूँ कि उनमें से 90% बच्चा ऐसा है जिसने पेपर 1 पढ़ा ही नहीं, या पेपर 1 किसके लिए छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे। किसी तो वीडियो में सुना था कि पहले पेपर 2 कवर कर लो फिर लास्ट में पेपर 1 पढ़ लेना, नहीं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इधर से ही होगा। सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर यहीं से कंफ्यूजन शुरू होगा, क्योंकि पेपर 1 ही है जो भरमार वीडियोस मिलेंगे। 90% वीडियोस आपको पेपर 1 के ही मिलेंगे, तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन होना बनता ही है। इसीलिए कह रही हूँ कि आपको अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, और जो बाद के वाले पॉइंट्स है ना, वो बाद के वाले पॉइंट्स को नहीं रखना है। ये नहीं सोचना है कि बाद में पढ़ेंगे, अभी से कवर करते हुए चीजों को चलना है।